नमस्कार, आप देख रहे हैं देश न्यूज। मैं हूं आपके साथ सूरज पाठक। हमारे खास कार्यक्रम डिबेट में आप सभी का स्वागत है। डिबेट में आज हम बात करने वाले हैं दिग्गजों की दावेदारी। दरअसल ये दावेदारी है राज्यसभा सीट के लिए। राज्यसभा में केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया की रिक्त सीट को लेकर के मध्य प्रदेश में सियासी सरगर्मी तेज रफ्तार में है। आगामी 3 सितंबर को मध्य प्रदेश की एकमात्र सीट पर राज्यसभा के लिए चुनाव होना है। इस सीट के लिए दबंगों, जिसमें पूर्व केंद्रीय मंत्री, प्रदेश के पूर्व मंत्री, पूर्व सांसद, कई लोगों की दावेदारी है और वो दावेदारी की जंग छिड़ी हुई है। इसमें मध्य प्रदेश में एक अनार 100 बीमार वाली स्थिति बन गई है। जानकारी के अनुसार कि प्रदेश की एकमात्र राज्यसभा सीट के लिए पूर्व केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी, सुरेश पचौरी, प्रदेश के पूर्व मंत्री नरोत्तम मिश्रा और जयभान सिंह पवैया, साथ ही पूर्व सांसद केपी यादव भी दावेदार बताए जा रहे हैं। राज्यसभा के लिए चुनाव 7 अगस्त को अधिसूचना जारी कर दी गई थी। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी अनुपम राजन ने बताया था कि राज्यसभा की एक सीट के लिए चुनाव के लिए प्रदेश में नामांकन प्रक्रिया शुरू हो गई है। हालांकि 21 अगस्त नामांकन की अंतिम तिथि है और 22 अगस्त को नाम निर्देशन पत्रों की समीक्षा की जाएगी। आपको बता दें कि सियासी गलियारों में चर्चा है कि गुना संसदीय क्षेत्र से पूर्व सांसद केपी सिंह राज्यसभा में राजनीतिक पुनर्वास की तैयारी में है। कतार में ऐसे भी कई नेताओं के नाम शामिल हैं जो कांग्रेस को छोड़कर के भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए हैं। तो भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेताओं की आस भी इस एक सीट पर लगी हुई है। प्रदेश के बाहर के नेताओं के नाम पर भी भारतीय जनता पार्टी के मुख्यालय पर और गलियारों में चर्चा है। भारतीय जनता पार्टी के नेता दिल्ली से लेकर के प्रदेश संगठन और संघ के कार्यालय तक समीकरण साधने में जुटे हुए हैं। केंद्रीय गृह और मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के प्रमुख रणनीतिकार अमित शाह के बयान के कारण केपी यादव की दावेदारी मजबूत मानी जा रही है और उस पर दावेदारी पर जोर दिया जा रहा है, क्योंकि अमित शाह ने बीते चुनावी प्रचार के दौरान कहा था कि केपी यादव की चिंता पार्टी करेगी, क्योंकि उनकी टिकट काट करके ज्योतिरादित्य सिंधिया को उस सीट से चुनाव लड़ाया गया था। ये भी कहा था कि इस क्षेत्र से 2 प्रतिनिधि मिलेंगे। अब सबसे बड़ी बात यह है कि क्या जो सीट खाली है उस सीट पर दावेदार तो कई हैं, किसका नाम घोषित होगा, क्योंकि ये बात भी तय है कि इस सीट से भारतीय जनता पार्टी की द्वारा जो भी नाम घोषित होगा, संख्या बल के आधार पर देखें तो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी की जीत तय है। ऐसी स्थिति में भारतीय जनता पार्टी जातीय समीकरण, क्षेत्रीय समीकरण या फिर और, क्योंकि अक्सर देखा जाता है कि भारतीय जनता पार्टी कई बार नामों की घोषणा करने में चौंका देती है, तो क्या इस बार भी ऐसा कुछ होने वाला है? क्या कुछ समीकरण बनते नजर आ रहे हैं? और ये जो राज्यसभा सांसद बनेंगे, यदि ये दूसरे राज्य से होते हैं तो प्रदेश की जनता पर, भारतीय जनता पार्टी के स्थानीय नेताओं पर और उस क्षेत्र की जनता, क्योंकि राज्यसभा सांसद हैं तो प्रदेश के विकास में, क्षेत्र के विकास की बात कही जाएगी। तो फिर ऐसी स्थिति में क्या स्थिति होगी यदि कोई दूसरे राज्य के व्यक्ति को भारतीय जनता पार्टी नामित कर देती? तमाम विषयों पर हम चर्चा करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ हैं, आपका परिचय कराते हैं। हमारे साथ मैं आप बताना चाहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी की जो प्रवक्ता हैं राजपाल सिंह सिसोदिया जी। राजपाल सिंह जी, स्वागत करते हैं आपका। साथ ही कांग्रेस प्रवक्ता हिमानी सिंह जी हमारे साथ हैं। हिमानी सिंह जी, आपका स्वागत करते हैं। और आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता रमाकांत पटेल जी हमारे साथ हैं। रमाकांत जी, आपका स्वागत है। राजनीतिक विश्लेषक डॉक्टर नवीन आनंद जोशी जी हमारे साथ हैं। नवीन आनंद जोशी जी, आपका भी स्वागत करते हैं। और चर्चा की शुरुआत यहीं से करना चाहूँगा। डॉक्टर नवीन आनंद जोशी जी, आप ही के पास आना चाहूँगा कि राज्यसभा सांसद के लिए एक अनार 100 बीमार की स्थिति बनी हुई है। भारतीय जनता पार्टी में स्थिति ये भी है कि प्रदेश स्तर के नेता, दूसरे राज्यों के नेता के नाम भी चर्चा में शामिल हैं। महाराष्ट्र से लेकर के हैदराबाद तक के नाम जो हैं इस कतार में शामिल हैं। सबसे बड़ी बात है कि मैं एक तो जानना चाहूँगा कि राज्यसभा सांसद के लिए भारतीय जनता पार्टी की स्वेच्छा है वो किसे खड़ा करती है, क्योंकि जीत निश्चित है, लेकिन तब भी कैसा होना चाहिए प्रदेश का प्रतिनिधित्व? और यदि दूसरे राज्यों से आता है तो वर्तमान में जो भारतीय जनता पार्टी के राज्य के दावेदार हैं उनकी उम्मीदों पर पानी फिरेगा तो क्या स्थिति निर्मित होगी? देखिए सूरज जी, जैसा कि आपने अपनी रिपोर्ट में बता ही दिया है जी कि मध्य प्रदेश से अधिकांश नेता इसके दावेदार हैं, चाहे वो जयभान सिंह पवैया हो, नरोत्तम मिश्रा हो और भी जो यादव जी का भी नाम है, जी केपी यादव का। लेकिन मैं इसमें एक चीज और ऐड करना चाहता हूं कि मध्य प्रदेश से हमेशा राजनीतिक दलों के ही व्यक्ति, कोई भी दल हो, भारतीय जनता पार्टी हो, कांग्रेस हो, वो क्यों भेज रहा है? क्या कोई कलाकार, साहित्यकार, संस्कृति कर्मी, अच्छे जो सामाजिक क्षेत्र से जुड़े हुए लोग, उनको क्यों नहीं भेजा जा रहा है? क्या जो लोग चुनाव हार जाते हैं या जिन्हें राजनीतिक तौर पर लाभ देने के लिए ही पार्टी में रखा गया है, चाहे वो जाति समीकरण हो, चाहे वो क्षेत्रीय समीकरण हो, उसी के लिए क्या राज्यसभा है?
क्योंकि राज्यसभा वो सदन है, उच्च सदन कहा जाता है, जिसमें अधिकांश वो लोग होते हैं जो अपने अपने क्षेत्रों के बहुत महारथी होते हैं। तो मध्य प्रदेश में बाहर से भी ले आएंगे। मेरे पास जिन नामों की सूची है उसमें माधवी लता का भी नाम है, जी हाँ, जो ओवैसी से हार गई थी। तो पार्टी अपनी संतुष्टि कर रही है, वो एक अपनी जगह है। भाजपा तो चूंकि तय करना ही है, उनका ही कैंडिडेट जाना है सिंधिया जी के स्थान पर, लेकिन कम से कम इस विषय पर सोचा जाना चाहिए। ये एक चिंतनीय विषय है कि हम मध्य प्रदेश से बाहर के लोगों को भेज देते हैं, राजनीतिक दलों को ही भेजते हैं। क्या हमारे पास कोई ऐसा कलाकार, संस्कृति कर्मी, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो विशिष्ट अनुभव रखता हो, जिसके वहां होने से मध्य प्रदेश का भी नाम बढ़ेगा और मध्य प्रदेश के विकास में भी, क्योंकि राजनीतिक सपोर्ट है। अभी आपके पास पर्याप्त राजनीतिक व्यक्ति वहां पर हैं, चाहे माया नारोलिया हो, चाहे सुमित्रा वाल्मीकि हो, चाहे सुमेर सिंह हो, चाहे मुरुगन हो, बाल उमेश योगी हो, बंसीलाल गुर्जर है, अशोक सिंह है, कांग्रेस से भी दिग्विजय सिंह भी अभी है 26 तक। तो इतने लोग तो राजनीतिक हो ही गए हैं। या एक आध कोई व्यक्ति ऐसा भेजा जा सकता है? ये पार्टी को सोचना चाहिए। बिल्कुल सही कहा आपने कि ये जरूरी नहीं कि वो राजनीतिक व्यक्ति हो। और बताना चाहूंगा कि हमारे साथ में राजपाल सिंह सिसोदिया जी भी हैं। स्वागत करते हुए सीधे आप ही के पास आ रहा हूँ राजपाल सिंह जी की भारतीय जनता पार्टी, जैसा कि अभी जैसे जोशी जी ने कहा कि जरूरी नहीं कि राजनीतिक व्यक्ति को ही उच्च सदन में भेजा जाए, लेकिन जिन लोगों की दावेदारी कही जा रही, जो कतार में एक लंबी फेरिस्त है, उनकी संतुष्टि के लिए राजनीतिक व्यक्तियों को ही भेजना जरूरी है, या फिर सामाजिक कार्यकर्ता, कलाकार, या फिर और दूसरे किसी क्षेत्र की, दूसरे किसी विधा के व्यक्ति को ही भेजा जा सकता है? राज्यसभा, जैसा कि आप हम सब जानते हैं, उच्च सदन है जी। और उच्च सदन में कौन जाएगा ये हमारी पार्लियामेंट्री बोर्ड तय करती है और राष्ट्रीय परिदृश्य में तय करती है। ये बात जरूर रहती है कि वो प्रदेश से जाते हैं, कोई प्रदेश के विधायकों से चुन के जाते हैं, प्रदेश के कोटे में जाते हैं, बट वो प्रदेश से ही जाएंगे या प्रदेश से ही जाना चाहिए, इससे अभी कोई बाध्यता नहीं है। हाँ। राजनीतिक क्षेत्र से जाएंगे, सार्वजनिक क्षेत्र से जाएंगे, कला जगत से जाएंगे, साहित्य जगत से जाएंगे, ये पार्टी तय करेगी। पार्टी का समग्र एक चिंतन होता है, समग्र पूरे राष्ट्र को ध्यान में रखकर, और कहीं ना कहीं पार्टी का सदन में उपयोगिता के आधार पर सदन में सदस्य पहुंचाने का काम होता है। एक बात जरूर जानना चाहूंगा राजपाल सिंह जी, आपसे एक बात जानना चाहूंगा कि लंबी फेरिस्त है, नरोत्तम मिश्रा का नाम है, केपी यादव का नाम उसमें शामिल है, क्योंकि केपी यादव राजनीतिक पुनर्वास की प्रतीक्षा कर रहे हैं। अभी जिस तरह से स्थिति ही देख रहे हैं कि वो राजनीतिक पुनर्वास की प्रतीक्षा में, यदि नहीं होता है तो क्या स्थिति बनेगी? क्या नाराजगी भी झेलनी पड़ेगी पार्टी को फिर, क्योंकि जो नाम फेरिस्त में है यदि उनमें से किसी का चयन नहीं होता है तो? ये फेरिस्त भी आपने हमने बना ली, पार्टी को जो करना हो तो पार्टी तय कर चुकी होगी, तो खाली अनाउंसमेंट करना है, वो सारा सब हो चुका होगा। हमारे यहाँ बड़ा सिस्टमेटिक होता है, बहुत लंबे समय तक एक चिंतन मनन के बाद होता है। जो होना है वो हो चुका होगा निर्णय, अब वो फॉर्मल उसकी जो है अनाउंसमेंट होना है, और जिसका होना है उसको बता दिया गया होगा। और जिनका जो नाम फेरिस्त, ये ऐसा कुछ हमारे यहाँ होता नहीं है, ना कोई दावेदारी होती है, ना कोई इस प्रकार से कोई क्यों रहती है कि जाके खड़े हैं लाइन में साहब कि हमको ये दे दो, ऐसा नहीं होता है। हम सब लोग विचारधारा को लेकर काम करते हैं। भारतीय जनता पार्टी में जो लोग काम कर रहे हैं वो वैचारिक अनुष्ठान में अपनी आहुति दे रहे हैं। प्रदेश के नेता ये तो सोचते होंगे कि हम पार्टी के लिए कार्य कर रहे हैं तो हमें पार्टी से कुछ पारितोषिक भी मिल सकता है। एक अपेक्षा तो होती है, यदि प्रदेश से न होकर दूसरे राज्य से कोई आ गया और उसकी घोषणा हो गई, जैसे आपने कहा कि हो चुका होगा, यदि किसी दूसरे राज्य के नाम की घोषणा होगी तो प्रदेश के नेता कहीं अपने आप को उपेक्षित महसूस तो नहीं करेंगे? पाकिस्तान या बांग्लादेश से नहीं आएगा, ये मैं विश्वास दिला रहा हूँ, इस देश का ही आएगा। हाँ। हमारा ही आएगा, ठीक है, हमारी विचारधारा को पुष्ट करने वाला आएगा। हाँ। जो आएगा वो भारत माता की जय जयकार करने वाला आएगा, चिंता ना करें। चलिए ठीक है, वापस आता हूँ आपके पास में। हिमानी सिंह जी आपके पास आ रहा हूँ। जिज्ञासा मेरी वही है कि यदि दूसरे राज्य से कोई नाम आ जाता है, जैसा कि कहा अभी सिसोदिया जी ने कहा कि जो होना था वो हो चुका होगा, जिसको होना होगा उसको बता भी दिया गया होगा, लेकिन बहुत सारे नामों पर चर्चा तो चल रही है, मंथन तो चल रहा है। भले ही वो उनको नहीं बताएगा कि आपका नहीं होना है, जिसका होना है उसको बता दिया गया होगा कि होना है, जिनका
नहीं होना उनको नहीं बताया कि आपका नहीं होगा, तो ऐसी स्थिति में यदि दूसरे राज्य से, क्योंकि अभी हम देख रहे हैं कि एल मुरुगन साहब जो हैं वो राज्यसभा सांसद हैं मध्य प्रदेश से, तो एक बात होती है, जनता की अपेक्षा होती है कि हमारे राज्य से राज्यसभा सांसद हैं, हम उनसे मिलेंगे, अपनी समस्या बताएंगे। दूसरे राज्य से यदि कोई आ जाते हैं तो ऐसी स्थिति में हिमानी सिंह जी, क्योंकि जैसा कि हम देख रहे हैं कि जो महाराष्ट्र के राष्ट्रीय मंत्री हैं विनोद तावड़े, उनका नाम भी शामिल चल रहा है, और जो माधवी लता है उनके नाम पर भी विमर्श किया चर्चा में है। यदि ऐसी कुछ स्थिति बनती है तो प्रदेश की जनता फिर क्या उनसे वहाँ हैदराबाद जाएगी मिलने के लिए, या फिर महाराष्ट्र मुंबई जाएगी मिलने के लिए? बिल्कुल, सारे सवाल नवीन भाई ने जो बात कही थी, मैं उसी से अपनी बात शुरू करती हूँ कि राज्यसभा एक ऐसी जगह होती है जहाँ राजनीति से ना जुड़े हुए भी लोग अपने क्षेत्र में बहुत ज्यादा अच्छा काम किया हो, वो लोग भी हमारा प्रतिनिधित्व कर सकते हैं। और हर क्षेत्र के लोग होने से ये फायदा होता है कि वो हर क्षेत्र के बारे में जानते हैं। जैसे सचिन तेंदुलकर राज्यसभा में जा चुके हैं, तो वो क्रिकेट के क्षेत्र में, स्पोर्ट्स के क्षेत्र में बहुत सारे सुझाव दे सकते हैं, बहुत सारी जानकारी होती है, तो बहुत चीजों में देश को खेल जगत में आगे बढ़ाने का काम कर सकते हैं। तो अगर कहीं इस तरह का कोई विचार होता है कि भाई किसी सामाजिक हस्ती को जो किसी विशेष क्षेत्र में अच्छा काम कर चुकी हो, उनको अगर राज्यसभा में चुन के पूरे देश से कहीं से भी भेजा जाए, तो एक बार को समझ में आता है कि चलिए ठीक है, मध्य प्रदेश का ही प्रतिनिधित्व करेंगे लेकिन किसी एक क्षेत्र में। लेकिन राजनीति से अगर किसी को भेजना है तो दूसरे प्रदेश से भेजने की क्या आवश्यकता है? जब मध्य प्रदेश ने विधानसभा से लेकर लोकसभा तक इतने बड़े बड़े उपहार भारतीय जनता पार्टी को दिए, तो अब जब उनको देने का नंबर आ रहा है तो फिर वो बाहर से लाके क्यों देने का काम करेंगे? ये एक जनता के लिए और आप मीडिया के लिए और विपक्ष के बात करने का विषय तो बनेगा। दूसरी चीज, इन्होंने अगर ऐसा बोला, फिर ये तो फिर एक तरीका से जो भी आपने में बताया कि बहुत सारे दावेदार इकट्ठे हो गए हैं, ये तो 2020 में जब ऑपरेशन लोटस करके सरकार गिराई गई थी, उसी समय से शुरू हो गया था। फिर यहीं पे एक बात जो सिसोदिया जी ने बोली कि अगर विचारधारा पे काम करते तो सिंधिया जी आपकी विचारधारा के नहीं थे, जब आपने उन्हें आते ही राज्यसभा सांसद, वो तुष्टिकरण ही था। तो ये कोई भारतीय जनता पार्टी के लिए अब ये रूल्स रेगुलेशन लागू नहीं होती कि उनकी विचारधारा के लोगों को ही, वो सिर्फ तुष्टिकरण के लिए, यहाँ वहां से लोगों को संतुष्ट करने के लिए। बिल्कुल महाराष्ट्र से नाम हो सकता है, क्योंकि महाराष्ट्र में अब चुनाव होने जा रहे हैं, तो वहां से भी लोगों को राज्यसभा सांसद। ठीक है, हिमानी सिंह जी आ रहा हूँ आपके पास में। जी राजपाल सिंह सिसोदिया जी, आप कुछ कह रहे थे, कम शब्दों अपनी बात रखें। नहीं, अभी हिमानी जी जो कह रही थी कि सिंधिया जी कोई विचारधारा को लेकर थोड़ी आए। सिंधिया जी ने विचारधारा की सरकार बनवाई भाई, हमारी विचारधारा की सरकार बनवाई। उन्होंने कांग्रेस की सरकार थोड़ी बनवाई आके, उन्होंने आके भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनवाई, इसलिए उनको उपकृत करने का काम हुआ। उनकी पूरी टीम को जो स्थान मिला, तो फिर चुनाव जीत के आए। आज सिंधिया जी पे प्रश्नवाचक चिन्ह इसलिए नहीं लग सकता कि भारतीय जनता पार्टी के मैंडेट पे, भारतीय जनता पार्टी के कमल निशान पर वो चुनाव जीत के फिर मंत्री है। नहीं, उस समय राज्यसभा, जब उस समय आए थे तब राज्यसभा सांसद बना दिया गया था। मैं एक बात जानना चाहूँ, सुरेश पचौरी जी भी तो आए हैं। हमारी विचारधारा की सरकार बनवाई ना। हम सरकार से बाहर थे, सिंधिया जी आए, उसके बाद ही मध्य प्रदेश में सरकार बनी। ठीक है। तो सरकार तो विचारधारा की बनी ना, भारतीय जनता पार्टी की बनी ना। मैं वही कह रहा हूँ कि उस समय उन्होंने मदद की थी, भारतीय जनता पार्टी की बनी। उस समय उन्होंने मदद की थी। इस बार लोकसभा चुनाव में हमने देखा सुरेश पचौरी जी ने भी अपना पाला बदला, विचारधारा बदली, तो उनको भी उपकृत किया जाएगा क्या? हर कार्यकर्ता के लिए काम, हर कार्यकर्ता के लिए काम, हर काम के लिए कार्यकर्ता, ये भारतीय जनता पार्टी की कार्यपद्धति है। ठीक है, पचौरी जी आए हैं और विचारधारा के साथ आए हैं, निश्चित तौर पर उनका स्वागत है और उनको भी कहीं ना कहीं कुछ स्थान मिलेगा। चलिए वापस आता हूँ आपके पास में। रमाकांत पटेल जी, आपके पास आना चाह रहा हूँ। सीधा प्रश्न कि मध्य प्रदेश की एक सीट जो खाली हुई है, उस राज्यसभा सांसद कैसा होना चाहिए? जी सूरज जी, आपके सभी दर्शकों को नमस्कार। मैं जहां तक समझता हूं कि राज्यसभा सर्वोच्च सदन है देश का, वहां पर जो व्यक्ति यहां से चुन के जाए, वो निश्चित तौर पे किसानों की आवाज़ उठाए, देश के अंदर खिलाड़ियों की आवाज़ उठाए, वो युवाओं की आवाज़ उठाए, वो महिलाओं की आवाज़ उठाए, वो दलितों की, पिछड़ों की और आदिवासियों की आवाज़ उठाए। मुझे लगता है ऐसा व्यक्ति होना चाहिए। वैसे अगर टेक्निकली देखा जाए तो पहला अधिकार तो केपी यादव जी का बनता है। मैं नहीं कहूंगा, भारतीय जनता पार्टी का इंटरनल मामला है, लेकिन राज्यसभा सांसद ऐसा होना चाहिए जो देश के अहम मुद्दों पे, देश की गरीब जनता के सवालों को सर्वोच्च सदन में रखने का काम करे। बिल्कुल सही कहा आपने कि यदि दावेदारी देखा जाए तो उनकी दावेदारी प्रबल हो जाती है, और उस दावेदारी के साथ में, और हालांकि और नाम चर्चा है, ठीक है,
प्रदेश की बात, क्षेत्र के विकास की बात यदि वो रखते हैं और यदि सामाजिक क्षेत्र से भी आते हैं, जैसा कि हिमानी सिंह जी ने भी जो बात कही कि सामाजिक क्षेत्र से भी यदि वो आते हैं तो एक प्रतिनिधित्व होता है। उन्होंने उदाहरण दिया सचिन तेंदुलकर का, और भी अन्य क्षेत्रों से हमने देखा है कई नाम शामिल हैं, वर्तमान में भी हैं, वो सदस्य हैं, उच्च सदन के सदस्य हैं जो राजनीति से नहीं बल्कि दूसरे क्षेत्रों से आते हैं। लेकिन हिमानी सिंह जी, यहाँ एक बात जैसे कि अभी कहा सिसोदिया जी ने जो बात कही कि वो विचारधाराओं की उन्होंने सरकार बनवाई, विचारधारा की सरकार बनवाई सिसोदिया जी ने, इसलिए उनको उपकृत किया गया। तो यहाँ पर क्या जिस तरह से हम देख रहे हैं कि कांग्रेस से लगातार जो है पलायन एक तरह से जारी है, तो कुछ लोगों की मंशा ऐसी रही होगी कि कांग्रेस में रहते उनकी अपेक्षा पूरी ना हो पाए, इसलिए वो वहां गए। ठीक है, आपके पास वापस आता हूँ हिमानी सिंह जी। और यहाँ मैं जानना चाहूँगा एक जैसे कि बात हुई चर्चा की, जहाँ से शुरुआत हुई कि सामाजिक क्षेत्र से भी लोग जाना चाहिए, डॉक्टर नवीन आनंद जोशी जी यहाँ एक उदाहरण दिया जो था सिंधिया जी का, सिसोदिया जी ने, कि उन्होंने विचारधारा की सरकार बनवाई थी तो उनको उपकृत किया गया। तो भारतीय जनता पार्टी, मैंने एक उदाहरण दिया, एक उदाहरण सुरेश पचौरी जी का, एक कमलेश शाह जी का उदाहरण है। कमलेश शाह जी अभी तक मंत्री नहीं बन पाए हैं, जबकि ये बात हुई थी चुनाव से पहले, सियासी गलियारों में चर्चा थी उपचुनाव से पहले कि वो जो है जीत कर आएंगे तो मंत्री बन जाएंगे, जबकि रामनिवास रावत अभी चुनाव नहीं लड़े हैं, चुनाव की घोषणा नहीं हुई, लेकिन मंत्री उनको बना लिया गया है। तो ऐसी स्थिति में उपकृत करने में भारतीय जनता पार्टी की जो रीति नीति चली, आपको लग रहा है कि कुछ लोगों की, अब हालांकि ये भी बात सामने आई है सियासी गलियारों में चर्चा है इस बात की कि कमलेश शाह इसलिए मंत्री नहीं बन पा रहे क्योंकि रामनिवास रावत को मंत्री बनाने से कुछ लोग नाराज हो गए थे, उनको मंत्री बनाने से कुछ लोग और नाराज ना हो जाए इसलिए नहीं बना पा रहे हैं। तो ऐसी उपकृत करने की पद्धति चल रही है भारतीय जनता पार्टी में। डॉक्टर नवीन आनंद जोशी जी। देखिए सूरज जी, मैं यही कहना चाह रहा हूं कि जब राजनीतिक दलों के व्यक्तियों की बात आती है तो वो उनका हित पहले देखते हैं। विचारधारा तो देश के लिए जो सोचता है वो विचारधारा स्वहित के लिए सोचते हैं पहले, इसलिए वे सारी जो उपक्रम होते हैं, चाहे वो सरकार गिराना हो, चाहे बनाना हो, चाहे कोई भी डील होती हो, देश के साथ वे न्याय कम करते हैं, वे खुद के साथ पहले सोचते हैं। और इसीलिए जब सामाजिक क्षेत्र से या जब अलहदा क्षेत्र से लोग लिए जाते हैं तो उस बात को इसलिए बल मिलता है कि वे लोग वो होंगे जो सीधे चुनाव में नहीं जा सकते, वे जनता के प्रतिनिधि नहीं है। यदि जनप्रतिनिधि को ही आप भेजना चाहते हैं और आपको अपनी विचारधारा ही पोषित करना है तो आप जनता के वे लोग भेजिए ना जो चुनाव जीत करके आए। लोकसभा को भरपूर समर्थन दीजिए, लोकसभा में वही लोग भेजे जाना चाहिए। जब राज्यसभा की बारी आती है तो जब आपके पास एक पर्याप्त सपोर्ट है, जब आपके पास 6 से 7 सांसद हैं राज्यसभा जो राजनीतिक दल के हैं, तो फिर 1 या 2 लोग आप किसी अन्य क्षेत्र से ले सकते हैं। तो उससे ये होगा कि जो समाज के लिए, जो देश के हित में बात होगी वो व्यक्ति करेंगे। अभी जब आपने यहाँ बात की है कि यदि ज्योतिरादित्य सिंधिया को उधर ले लिया तो उन्होंने सरकार बनाने में मदद की, मदद की, इसका मतलब वो सरकार के समर्थन में थे, देश या राज्य के हित में कोई विषय नहीं था, वो एक अलग विषय हो गया। लेकिन अब यदि आप बात कर रहे हैं किसी महात्मा को भेजिए, किसी संत को भेजिए, आदर्श को भेजिए, मैं ये नहीं कहता कि केवल खेल के क्षेत्र से जाए या कला के, बहुत सारे क्षेत्र खुले हुए हैं। लेकिन जब विचारधारा की बात होती है तो वो सब व्यक्ति राष्ट्र के हित की ही बात कर रहा है, जब तो वो संसद तक पहुंचेगा। यदि आपको लोकसभा में रखना है तो रखिए, पर्याप्त समर्थन देती है जनता और चुन के आते भी हैं। लेकिन राज्यसभा में कम से कम एक परसेंटेज तय होना चाहिए। केंद्रीय नेतृत्व को, भाजपा को भी सोचना चाहिए कि यदि सभी आप राजनीतिक दल में सभी राजनेता ही भेज देंगे तो उन लोगों का क्या होगा जिनके लिए देश में उच्च सदन बनाया गया है, बिल्कुल उनको भी स्थान मिलना चाहिए। सही कहा आपने। राज्यपाल सिसोदिया जी, क्या आपको लगता है कि इस विषय में विचार करना चाहिए? और जो बात आई, जैसे मैं 2 नाम का जिक्र कर रहा हूँ, एक डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा के नाम का जिक्र है और दूसरा नाम जो है माधवी लता का, यदि इनमें से किसी का चयन होता तो ये तो हारे हुए प्रत्याशी हैं, क्या क्योंकि ये चुनाव नहीं जीत सके इसलिए राज्यसभा भेजे जाएंगे उपकृत करने के लिए? देखिए, अभी जोशी जी जो बात कह रहे थे, मैं माननीय जोशी जी की बात को आगे बढ़ाता हूँ जी। उन्होंने बहुत अच्छी बात कही। समाज के भिन्न वर्गों से लोगों को लेना चाहिए, ऐसा विचार करना चाहिए। बिल्कुल, आप विचार करने की कह रहे हैं, हम अमल कर चुके हैं और मध्य प्रदेश में ही कर चुके हैं। उज्जैन में एक वाल्मीकि दहा में उसके पीठाधीश्वर है बाल योगी संत उमेश नाथ जी, उनको अभी हमने बनाया पिछले दिनों, है ना, हमारी पार्टी ने ही बनाया राज्यसभा में। वो उनका कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं रहा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के प्राथमिक सदस्य भी नहीं रहे, हमने बनाया।
तो ऐसा नहीं है कि हम उस दिशा में काम नहीं करते हैं। हाँ। हम उस दिशा में भी काम कर रहे हैं, वो समाज कल्याण के लिए काम कर रहे हैं। हाँ। उमेश नाथ जी के आश्रम मुझे मेरा जाना होता है, हम्म। हम बरसों से उनको जान रहे हैं, उज्जैन में मैं भी रहता हूँ। जी। बरसों से वो शोषितों के लिए, वंचितों के लिए काम कर रहे हैं, समाज में समरसता की बात कर रहे हैं, सामाजिक भेदभाव को दूर करने में प्रयासरत है। और उन्होंने एक समरसता का वातावरण बनाया पूरे राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, सब जगह कहीं ना कहीं उनके बड़े अनुयायी है। और वो धार्मिक प्रचार से ज्यादा सामाजिक समरसता पे काम कर रहे हैं। समाज में ऊंच नीच भेदभाव उसको बराबर करने के लिए वो लोग प्रयासरत थे। हाँ। तो उनकी प्रतिभा को देखते हुए, उनके लंबे अनुभव को देखते हुए, इस प्रकार से देश में आज इस विषय की आवश्यकता है कि सामाजिक समरसता की बात की जाए, समाज में समानता की बात की जाए। जहां एक तरफ कांग्रेस जैसा राजनीतिक दल लोकसभा के अंदर जातिगत जनगणना की बात कर रहा है, उस समय में हमने उनसे एक घर आगे सोचकर और पहले ही राज्यसभा में इस प्रकार का एक व्यक्तित्व पहुंचाने का काम कर दिया जो समाज के सब वर्गों के बीच का भेदभाव खत्म करके उनको एक जागरण पर बिठाने का प्रयास कर रहा है। एक छोटा सा संशय है मुझे एक छोटा सा संशय है सिसोदिया जी, एक छोटा सा संशय है। यदि उज्जैन से मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव नहीं बनते तो क्या तब भी बालयोगी उमेश नाथ जी महाराज राज्यसभा सांसद बनते? क्योंकि वो वाल्मीकि धाम बहुत पहले से है वहां पर आश्रम, उमेश नाथ जी महाराज बहुत पहले से वहां समाज के लिए कार्य कर रहे हैं। क्या उज्जैन, यदि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री उज्जैन के रहने वाले नहीं होते तो क्या तब भी बालयोगी जी राज्यसभा सांसद बनते? अब ये बात हो गई साहब कि इसे संयोग माना जाए, संभावनाओं पे बात हो गई जी। और आप क्या समझते हैं कि राज्यसभा जैसा निर्णय होता है वो क्या किसी राज्य के अकेले मुख्यमंत्री कर लेते होंगे क्या? मेरा पार्लियामेंट्री बोर्ड करती है साहब। हाँ। उसमें एक सदस्य रहते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी और सदस्य के नाते उनकी सलाह रहती है। परंतु अंतिम निर्णय तो पार्टी के अध्यक्ष करते हैं। चलिए ठीक है, अंतिम निर्णय तो पार्लियामेंट्री बोर्ड करता है। बिल्कुल, आपने कहा कि एक सामाजिक समरसता की बात है और भारतीय जनता पार्टी ने उनको स्थान दिया है जो सामाजिक समरसता की बात करते हैं। पार्लियामेंट्री बोर्ड का बिल्कुल एक जाजम पे लाने की बात करते हैं, सामाजिक समरसता की बात जो लोग करते हैं, समाज के अन्य क्षेत्रों से भारतीय जनता पार्टी अपने प्रतिनिधि के रूप में चुनकर उच्च सदन में पहुंचाती है। लेकिन रमाकांत पटेल जी, आपने एक बात कही थी कि दूसरे राज्यों के लिए की जो बात कही थी, वहां मेरा जो पहला प्रश्न था उसका सटीक उत्तर मुझे चाहिए था कि राज्यसभा सांसद कैसा हो, मध्य प्रदेश का जो प्रतिनिधित्व करे राज्यसभा में, उच्च सदन में, वो कैसा होना चाहिए? छवि वो राजनीतिक हो, सामाजिक हो, खेल जगत से हो या किसी भी क्षेत्र से हो, मध्य प्रदेश का हो या बाहर से हो, उसका वास्तव में होना कैसा चाहिए प्रदेश की जनता के प्रति उत्तरदायित्व? जी, निश्चित तौर पे सूरज जी, राज्यसभा का जो सदस्य हो, वो राज्यसभा का जो सांसद हो मध्य प्रदेश से, वो निश्चित तौर पे यहाँ के किसानों के हित की आवाज़ उठाए, देश के किसानों की आवाज़ उठाए, देश के अंदर जो खिलाड़ियों के साथ अत्याचार हो रहा है उसकी आवाज़ उठाए, जो आदिवासियों के साथ में, दलितों के साथ में अभी भी अत्याचार बंद नहीं हुआ है उसकी आवाज़ उठाए। तो राज्यसभा का सांसद ऐसा होना चाहिए। एक बात जरूर मैं सिसोदिया जी की बात से बिल्कुल सहमत नहीं हूँ। जोशी जी ने कहा था, उस बात को बिल्कुल मैं एग्री करता हूँ। विचारधारा कि विचारधारा तो केवल सत्ता पाने की थी, विचार नहीं तो आपने भी सुना होगा तत्कालीन मुख्यमंत्री जो थे उस समय के शिवराज सिंह चौहान जी, उनका आपने बयान सुना होगा कि ये परिवार तो गद्दार है। तो तब इनको नहीं पता था कि क्या विचारधारा थी। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा था उस समय जब गद्दार कहते थे और अचानक से क्या बात आ गई, क्या विचारधारा, क्या हृदय परिवर्तन हो गया कि उनके साथ मिलकर सरकार बना ली। ठीक है, वापस आता हूँ आपके पास में, समय की सीमा है। हिमानी सिंह जी, आपके पास आ रहा हूँ, आप अपनी मुस्कुराहट को शब्द दे दीजिएगा। शब्द दे दूंगी कि राजपाल भाई आज यहाँ डिबेट के लिए बैठे हैं, इनके पास कहने के लिए ज्यादा कुछ है नहीं क्योंकि इनको भी दिख रहा है रामनिवास रावत जी के साथ किया उन्होंने। सर मैं बोल चुकी, आप बोल चुके, मैं बोली थी बीच में, मैं वहाँ भी असहमत थी। तो जो रामनिवास रावत जी को मंत्री पद दे दिया, उसके बाद राजनीतिक गलियारों की आपने बात की, तो मैं यही बोलना चाहूंगी कि कहीं ना कहीं सूत्र ये भी कह रहे हैं, चर्चाएं तो ये भी है कि छिंदवाड़ा तो हम जिता के लाए, तो मैं किस बात के लिए पद दे दिया जाए और सभी भारतीय जनता पार्टी में जो लोग भी ज्वाइन करेंगे, सत्ता के लिए ज्वाइन किया, सबको सब कुछ नहीं दिया सकता, विधायक बन के बैठे रहो। ये राजनीतिक गलियारों की चर्चा है और बिल्कुल आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता भाई ने मेरे शब्द छीन लिए। मैं सिर्फ हंस के रह गई कि वाकई कोई विचारधारा की बात नहीं थी। पार्लियामेंट्री बोर्ड ही तय करता है, 3 दिन तक लॉकडाउन डिले कर दिया जाता है मध्य प्रदेश में सत्ता परिवर्तन के लिए, और उसके बाद पार्लियामेंट्री बोर्ड डिसाइड करता है कि अगर सिंधिया जी के समर्थन से सरकार बन रही है तो उनको राज्यसभा सांसद। यहाँ कोई विचारधारा की बात नहीं है, सिर्फ तुष्टीकरण की बात है। जो भी होगा वो वाकई इनका दोबारा से एक तुष्टीकरण करने का एक प्रयास होगा, चाहे वो नाम चौंकाने वाला हो या मध्य प्रदेश से। और बिल्कुल एक बात
जरूर कहना चाहूंगी कि ये बहुत अच्छा पॉइंट था कि जो जनप्रतिनिधि हारे हुए हैं, मतलब उन्हें जनता ने पसंद नहीं किया, आप उनको उपकृत करने के लिए अगर वो कर रहे हैं तो ये जनता के साथ कहीं ना कहीं बेईमानी है। उन्होंने कोई ना कोई गलत काम किया होगा या कोई गलतियां की होंगी, इसलिए उन्होंने उनको जनता ने नकारा है। ऐसे लोगों को नहीं चुना जाना। ठीक है, हालांकि आपने जो बात कही थी राजपाल सिंह सिसोदिया जी ने कहा है कि बहुत कुछ है कहने के लिए यदि समय हो, किंतु समय की सीमा है, तो समय हमें अनुमति नहीं देता। हालांकि बिंदु और जिन पर हम चर्चा कर सकते हैं, पर समय के कारण चर्चा को विराम देना होगा हमें। राजपाल सिंह सिसोदिया जी, हिमानी सिंह जी, रमाकांत पटेल जी, डॉक्टर नवीन आनंद जोशी जी, आप सभी का धन्यवाद चर्चा में शामिल होने के लिए। बात हो रही है दिग्गजों की दावेदारी। दावेदार तो बहुत है, और जैसा कि भारतीय जनता पार्टी के द्वारा कहा जा रहा, हो सकता है नाम फाइनल कर लिया गया हो, तय कर लिया गया हो, जिनका किया है उनको सूचना भी दे दी गई हो, बस घोषणा होना बाकी है। हालांकि ये भी बात है कि नामांकन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और अंतिम तारीख से पहले कौन सा नाम सामने आता है ये देखना दिलचस्प होगा। हमारा आज के खास कार्यक्रम में इतना ही। बने रहे देश न्यूज़ के साथ। नमस्कार।